संसद के अगले खंड को अब हम लोग समझें। ठीक है, संसद के अगले खंड में हम लोगों को ये समझना है कि विधेयक क्या होता है और विधेयक कितने प्रकार के होते हैं और विधेयक अधिनियम में कैसे कन्वर्ट होता है। सबसे पहली बात आप ये समझो, विधेयक और अधिनियम में अंतर क्या होता है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊं। जैसे माँ के पेट से जब कोई बच्चा पैदा होता है और अगर वो बच्चा नहीं बल्कि बच्ची है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लड़की। लेकिन जैसे ही उसकी शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद वो क्या बन जाती है, औरत। तो शादी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके पहले वो लड़की है लेकिन उसके बाद वो क्या हो जाता है, औरत हो जाती है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अधिनियम जो है वो क्या है, अंतिम रूप होता है किसका, विधेयक का। यानी जब तक उसका बनने की प्रक्रिया चल रही है तब तक वो क्या है, विधेयक है। यानी संसद में जो हम प्रस्ताव पेश करते हैं, क्या करने के लिए, कानून बनाने के लिए। तो जो हमारे द्वारा जो प्रस्ताव पेश किया जाता है वो विधेयक है। और उसका विधेयक कब तक नाम होता है, जब तक उस पर अंतिम रूप से राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं कर देते। जैसे ही राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देते हैं तो वही विधेयक क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अधिनियम का प्रारंभिक रूप ही क्या है, विधेयक है। समझ रहे हैं। तो अब जरा सा समझा जाए कि आप जानते हैं कि हम संसद वाला हिस्सा को पढ़ रहे हैं। तो संसद का 3 अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों मिल करके क्या करते हैं, विधेयक को अधिनियम का रूप प्रदान करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझें कि विधेयक जो है ना, आप ये तो समझ गए कि विधेयक क्या होता है, समझ रहे हैं। क्योंकि विधेयक हम किसको कहते हैं, अधिनियम का जो प्रारंभिक रूप होता है उसी को हम लोग विधेयक कहते हैं। तो विधेयक को पहले 2 हिस्सों में हम लोग बांट लेते हैं। ठीक है, एक होता है सरकारी विधेयक, नहीं क्या चीज, सरकारी विधेयक, और एक होता है क्या, सरकारी विधेयक के लिए इंग्लिश शब्द क्या करेंगे, गवर्नमेंटल बिल। नहीं, सरकारी विधेयक मतलब गवर्नमेंटल बिल। और दूसरा कौन सा विधेयक है, दूसरा विधेयक है आपका निजी विधेयक, है ना। नहीं, निजी विधेयक। निजी विधेयक के लिए इंग्लिश शब्द क्या इस्तेमाल किया जाता है, या इसके लिए दूसरे शब्द में हम इसको गैर सरकारी भी कह सकते हैं। गैर सरकारी का मतलब क्या, जो सरकारी नहीं है। गैर सरकारी विधेयक भी कह सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट बिल। ठीक है, अच्छा इसको आप एकदम ध्यान से समझिएगा कि हम प्राइवेट विधेयक किसको कहते हैं, मतलब निजी बिल किसको कहते हैं और सरकारी किसको कहते हैं। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे ऐसे समझो कि लोकसभा में वर्तमान में, एक समझने के लिए हम क्या करते हैं ना कि मोटा मोटा फिगर ले लेते हैं, एग्जैक्ट ये है नहीं, समझने के लिए। जैसे मान लो कि लोकसभा में टोटल कितने सीट हैं, 100 सीट। यानी जनता ने कितने को चुनाव जिता करके भेजाया, 100 लोगों को। नियम यह है कि 15% से ज्यादा लोग मंत्री नहीं बन सकते। इसका मतलब क्या है, 100 में से आप ज्यादा से ज्यादा कितने को मंत्री बना सकते हैं, 15 को। बाकी 85 ऐसे मेंबर हैं जो मंत्री नहीं बन सके। तो जो मंत्री बन जाते हैं, समझ रहे हैं, वो कार्यपालिका हो जाते हैं, वो कार्यपालिका का मेंबर है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये कौन लोग हैं बताओ, ये मंत्री लोग हैं। ठीक, और जो मंत्री नहीं बन पाए उनको हम क्या बोलते हैं, सांसद। उनको सांसद बोलते हैं, जिनको आप एमपी बोलते हो। ठीक है, तो अगर किसी विधेयक को पेश करने वाला व्यक्ति कौन हो, मंत्री हो, यानी कोई भी विधेयक अगर मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है तो उसको सरकारी विधेयक कहा जाता है। और जो व्यक्ति मंत्री नहीं बन सका, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, लेकिन अगर वो मंत्री नहीं बन पाया और अगर वो व्यक्ति विधेयक को पेश करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, निजी विधेयक या गैर सरकारी विधेयक। ध्यान रखिएगा कि सरकारी विधेयक या गैर सरकारी विधेयक ये देख करके डिसाइड किया जाता है कि पेश करने वाला व्यक्ति कौन है। अगर पेश करने वाला व्यक्ति मंत्री है तो विधेयक सरकारी होगा, अगर पेश करने वाला व्यक्ति सांसद है तो विधेयक गैर सरकारी होगा। सरकारी विधेयक जो होता है उसको पास होना अनिवार्य है, मतलब उसको पारित होना क्या है, अनिवार्य है। अगर ये पारित नहीं हो पाया तो सरकार ही गिर जाता है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि मंत्री परिषद जो है, यानी जितने भी मंत्री हैं वो लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। अब लोकसभा में उसने बिल पेश किया और लोकसभा में वो बिल पास नहीं हो पाया। इसका मतलब क्या है कि मंत्री, जो मंत्री के पद पे बैठे हुए हैं, उनके पास बहुमत लोकसभा में है ही नहीं। और जब बहुमत ही नहीं है आपके पास तो आप मंत्री कैसे बने हुए हैं, तो इस्तीफा दीजिए। इसलिए अगर मंत्री पेश करते हैं तो उस विधेयक को पारित होना जरूरी है। अगर वो विधेयक फेल हो गया नहीं तो सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, सरकार खत्म हो जाएगी। ठीक, लेकिन निजी विधेयक जो है वो पेश करने वाला व्यक्ति कौन है, सांसद है। ये विधेयक पास हो या फेल हो सरकार पर कोई फर्क
नहीं पड़ता, सिर्फ विधेयक पे फर्क पड़ता है कि विधेयक पास होगा या फेल होगा। समझ रहे हैं? ये होता है निजी विधेयक और सरकारी विधेयक। समझ गए? अब विधेयक का जो अगला हिस्सा समझना है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और वो विधेयक कैसे कैसे बनता है उसकी पूरी प्रक्रिया को हम लोग समझें। तो ये जो विधेयक है वो विधेयक को अब हम लोग प्रक्रिया के आधार पर बांटें तो सबसे पहला विधेयक को हम लोग क्या बोलते हैं? साधारण विधेयक। ठीक है, साधारण विधेयक, जिसके इंग्लिश शब्द क्या होगा? जनरल बिल, है ना, जनरल बिल। दूसरा जो विधेयक है वो है वित्त विधेयक, जिसको बोलते हैं फाइनेंस बिल, है ना, वित्त क्या विधेयक। ठीक है, इसके लिए इंग्लिश शब्द होगा फाइनेंस बिल। ठीक है, और तीसरा जो आपका विधेयक है वो है संविधान संशोधन विधेयक, संविधान क्या संशोधन विधेयक। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या अमेंडमेंट बिल, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, अब जैसे देखिएगा जो वित्त विधेयक है वो वित्त विधेयक को भी मैं 3 हिस्सों में बांट करके आप लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पर धन विधेयक किताबों में अलग लिखा मिलेगा, लेकिन मैं इसको वित्त में ही क्यों बांट रहा हूँ वो भी समझ लेंगे। सबसे पहला विधेयक कौन सा? धन विधेयक, जिसके लिए इंग्लिश शब्द क्या है? मनी बिल, है ना, मनी बिल, जिसकी चर्चा आई है आर्टिकल 110 में। आर्टिकल 10 में चर्चा किसकी है? मनी बिल की। दूसरा है क्या? वित्त विधेयक प्रकार 1, वित्त विधेयक प्रकार क्या 1। ठीक है, दूसरा है वित्त विधेयक प्रकार 2, वित्त विधेयक प्रकार 2। तो इतने सारे विधेयक को आपको समझना है और इसको हम पूरे प्रोसीजर को भी समझेंगे कि आखिर साधारण विधेयक क्या है और इसको कौन कौन से प्रक्रिया से हम समझें। तो सबसे पहला विधेयक अपना क्या है? सरकारी क्या साधारण विधेयक। साधारण विधेयक के लिए जब आप संविधान पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि साधारण विधेयक के लिए अलग से कोई खास डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ है कि साधारण विधेयक क्या है। बट आपको समझने के लिए आसानी ये होगा कि जो विधेयक इनमें से किसी के साथ संबंध नहीं रखता हो, समझ रहे हैं? जैसे संविधान संशोधन विधेयक क्या है? जो कानून पहले से चलती आ रही है उसमें थोड़ा बहुत क्या चेंजिंग। तो जब चेंजिंग की बात होगी तो संविधान संशोधन हो जाएगा। फाइनेंस से जुड़ा हुआ अगर मामला होगा, पैसे कौड़ी से जुड़ा हुआ अगर मामला होगा तो वो वित्त विधेयक हो जाएगा। लेकिन जो न तो वित्त है और न संविधान संशोधन है वो क्या है? साधारण है। तो साधारण विधेयक जो होता है वो उसका परिभाषा देने के लिए आप क्या कहेंगे कि वैसा विधेयक जिसका संबंध वित्त से, धन से या संविधान संशोधन से न हो, वो सारे के सारे क्या हैं? साधारण विधेयक। इतने समझ गए? अब साधारण विधेयक को ध्यान से समझेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, ये कैसे कैसे पेश होता है, ये देखिएगा। देखो, आप जानते हैं कि हम जब केंद्र सरकार पढ़ रहे हैं तो केंद्र सरकार जो कानून बनाती है वो कहाँ बैठ के बनाती है? संसद में। और संसद को इसीलिए क्या कहा जाता है? सर्वोच्च विधायी संस्था, क्योंकि केंद्र सरकार के ऊपर कोई सरकार अपने यहाँ नहीं है। तो केंद्र सरकार जहां बैठती है वो संस्था भी क्या होगी? सबसे ऊपर। इसलिए संसद को क्या कहा जाता है? सर्वोच्च विधायी संस्था। और संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। कौन कौन सा? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। नहीं, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 अंग हैं और ये तीनों अंग मिलकर के कानून का निर्माण करते हैं। और कैसे करते हैं वो समझिएगा। अगर विधेयक साधारण है तो साधारण विधेयक का पहला पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत लोकसभा से भी हो सकती है और राज्यसभा से भी हो सकती है। जैसे मान लो कि आप चुनाव जीते हुए मेंबर हो, ठीक है, अगर आप मंत्री हैं, आप पेश करोगे तो विधेयक सरकारी हो जाएगी। और अगर आप मंत्री नहीं हैं, सिर्फ चुनाव जीत के एमपी हैं, सांसद हैं, आप पेश करोगे तो क्या हो जाएगा? निजी हो जाएगा। तो चाहे निजी हो या सरकारी हो, वट कुछ भी हो, आपने पेश करना है। तो अगर आप लोकसभा के मेंबर हैं तो आप अपनी प्रस्ताव को कहां रखेंगे? लोकसभा में। और अगर आप राज्यसभा का मेंबर हैं तो आप अपनी प्रस्ताव कहां रखेंगे? राज्यसभा में। तो साधारण विधेयक की शुरुआत लोकसभा से भी हो सकती है और राज्यसभा से भी हो सकती है। लेकिन इसकी जो प्रक्रिया, इसका मतलब समझ गए ना, इन दोनों में से कहीं से भी शुरुआत हो सकती है। अगर यहां से शुरुआत होगा तो यहां से पास होकर इसको कहां भेजा जाएगा? यहां भेजा जाएगा। फिर यहां से पास होकर के क्या होगा? पीठासीन अधिकारी को सौंप दिया जाएगा। पीठासीन अधिकारी किसके पास भेज देंगे? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अगर उस पर साइन कर दिए तो ये विधेयक जो आपने जो पेश किया था वो विधेयक था, लेकिन जैसे ही ये साइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो पहली पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि साधारण विधेयक की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, पहला पॉइंट। लेकिन इसमें जो इसके अंदर में आपको 3 पॉइंट ये समझना है, ये समझिएगा। देखिएगा,
इसकी में जो प्रक्रिया चलती है किसमें, साधारण विधेयक में, वो वाचन में चलता है। तो इसका 3 वाचन होता है। पहला क्या है, प्रथम वाचन, दूसरा द्वितीय वाचन, ठीक है, और तीसरा तृतीय वाचन। इसकी पूरे प्रक्रिया को समझिए कैसे इसका वाचन चलता है। प्रथम वाचन का अर्थ क्या होता है कि आप अगर कोई अधिनियम, ऐसे समझिए जैसे मान लो कि आप जो है एक नारा है अपने देश में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको आप मान लो कानून बनाना चाहते हो, तो आप उस कानून में पूरा अपनी प्रोसेस को लिखोगे कि हम ये क्यों चाहते हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, सब कुछ लिखोगे। लेकिन जब लिखते हैं तो उसका हम कुछ शीर्षक देते हैं, हेडिंग देते हैं, नहीं। तो आप जो बिल बनाने जा रहे हो या कानून जो बनाना चाहते हैं उसका कुछ तो हेडिंग होगा और उसका मूल भाव क्या है, नहीं। तो प्रथम वाचन में क्या होता है कि शीर्षक मतलब हेडिंग अपने बिल का, अगर आप पेश करने जा रहे हैं तो पहले हेडिंग बताइए और उसका मूल भाव बताइए, समझ रहे हैं। शीर्षक और मूल भाव बताने के बाद उसको गजट में प्रकाशित किया जाता है, समझ रहे हैं। संसद का जो गजट है उसमें उसको प्रकाशित किया जाता है। गजट के लिए हिंदी शब्द क्या है, राजपत्र। तो राजपत्र में उसको प्रकाशित किया जाता है, समझ रहे हैं। और प्रकाशित होने का मतलब है कि संसद ने आपको अनुमति दे दिया कि आप पेश कर सकते हैं, बस इसी को बोलते हैं प्रथम वाचन। प्रथम वाचन का अर्थ है संसद से परमिशन लेना कि हम ये विधेयक को पेश कर रहे हैं। और परमिशन लेने के लिए आपको 2 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। पहला शीर्षक और इसका मूल भाव बताना पड़ेगा, दूसरा राजपत्र में इसको प्रकाशित कराना पड़ेगा। अगर राजपत्र में वो विषय पहले से ही प्रकाशित कर दिया गया है जिसको आप कानून बनाना चाहते हैं, तब उसके लिए संसद की अनुमति की जरूरत नहीं है, आप सीधा पेश कर सकते हैं। तो प्रथम वाचन का सीधा सा अर्थ क्या है, पेश करना। जैसे ही आपने पेश कर दिया, इसका मतलब प्रथम वाचन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, समझ रहे हैं। प्रथम वाचन कंप्लीट होने के बाद शुरू होता है क्या, द्वितीय वाचन, समझ रहे हैं। द्वितीय वाचन का 3 अवस्था होता है। पहला अवस्था जो होता है उसको बोलते हैं हम साधारण बहस की अवस्था, समझ रहे हैं। कौन सी अवस्था, साधारण बहस की अवस्था। दूसरा होता है समितीय अवस्था, नहीं क्या, समिति अवस्था, समझ रहे हैं। और तीसरा होता है क्या, अंतिम अवस्था, यानी अंतिम निर्णय, यानी आप सीधे इसको निर्णय की अवस्था भी कह सकते हो, ठीक है। देखो जो ये साधारण बहस की बात है इसको जरा ध्यान से समझिएगा। साधारण बहस में क्या होगा कि जैसे ही आप ये पेश करोगे तो साधारण बहस की अवस्था में क्या होता है कि इसके ऊपर डिटेल्स में चर्चा नहीं किया जाता, इसके एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु पर चर्चा नहीं किया जाता, बल्कि इसके में खंडवार चर्चा होता है। खंडवार चर्चा नहीं होता, बल्कि आम बहस इस पर ऐसी हो जाती है, ऊपर ऊपर से बहस करना, मतलब उसके अंदर घुस करके बहस नहीं करना, ऊपर ऊपर से ऐसे ही छोटी मोटी इस पर बहस होती है। लेकिन ये बहस के लिए अगर आपने लोकसभा में पेश किया तो लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करेगा, राज्यसभा में पेश किए तो राज्यसभा का अध्यक्ष डिसाइड करेगा। और डिसाइड क्या करेगा, हो सकता है कि वो तुरंत आपको अनुमति दे दे कि प्रथम, जैसे ही आपने पेश किया तो प्रथम वाचन कंप्लीट हो गया। प्रथम वाचन कंप्लीट होने के बाद द्वितीय वाचन में जो बहस होना है उसका टाइम वो क्या कर दे, अभी से ही दे दे। तो पहला काम वो क्या कर सकता है साधारण बहस में, बताओ, वो अभी ही आपको अनुमति दे दे कि इस पर बहस क्या हो सकता है, अभी शुरू करिए। या दूसरा काम क्या कर सकता है, इसके लिए वो एक डेट डिसाइड कर देंगे, नहीं कि इस डेट में हम इस पर बहस कराएंगे। लगता है नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तीसरी बात क्या हो सकता है कि ये समिति को सौंप देंगे। समिति को सौंपना समझते हैं, 2 तरह के यहां पर समितियां होती है, एक होता है प्रवर समिति और एक होता है संयुक्त समिति, समझ रहे हैं। तो आपने जो ये पेश किया है उसको अध्यक्ष चाहेंगे तो इस समिति को भी क्या कर देंगे, सौंप देंगे, समझ रहे हैं। या चौथा वो क्या कर देंगे, तो चौथा वो करेंगे कि आम जनता के राय के लिए उसको सार्वजनिक कर देंगे कि आम जनता इस पर राय दे कि ऐसा कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो ये जो चारों काम वो करते हैं इसको साधारण बहस की अवस्था कहा जाता है। अगर समिति को सौंप दिया गया तो किसकी अवस्था हो गई, समिति की अवस्था हो गई। समिति का काम क्या होता है, प्रवर समिति या संयुक्त समिति को अगर सौंप दिया गया तो समिति का यह काम होता है कि इस विधेयक में क्या हमें जोड़ना है और क्या काटना है। तो जो आपने पेश किया है ना उसमें से काटने का भी काम कौन करेगी, समिति। और अगर कुछ आपने छोड़ दिया है और उसको ऐसा लगता है कि ये वाला पॉइंट भी इसमें जुड़ना चाहिए तो जोड़ने का भी काम कौन करेगा, समिति। ये समिति की अवस्था होती है, समझ रहे हैं। और उसके बाद अंतिम निर्णय के चलिए फाइनल बहस, समझ रहे हैं। तो अब द्वितीय वाचन के अंदर में जो है जब फाइनल बहस होता है तो उस पर क्या होता है, खंडवार बहस होता है।
खंडवार बहस समझते हैं? जैसे समिति को हमने सौंप दिया, समिति उसमें काट छाट कर दिया या नया जोड़ दिया और जोड़ के वापस से पटल पर रख दिया। अब इस पर जो बहस होगी वो डिटेल्स में होगी, एक एक पॉइंट पर बहस होगी, समझ रहे हैं? तो जो एक एक पॉइंट पर जो ये बहस होती है वो द्वितीय वाचन का मुख्य हिस्सा होता है कि आपने जो पेश किया उस पर एक एक पर बहस होगा, पक्ष विपक्ष सब इस पर लड़ेंगे, नहीं खूब बहस करेंगे, अपना तर्क देंगे एक एक विषय पर, और उस विषय को अंतिम रूप से फिर पास करना के लिए मतदान भी कराया जाएगा, मतलब एक एक खंड पर, समझ रहे हैं? तो बहस करना, खूब चर्चा करना और एक एक खंड को पास करने के लिए मतदान करना, ये आपका द्वितीय वाचन की प्रक्रिया है, समझ रहे हैं? तृतीय वाचन में क्या होता है कि यहां पर खंडवार बहस नहीं होता, जो आपने पेश किया था उसको पास करना है, पूरे को इकट्ठा या फेल करना है, इसके लिए मतदान करना। तो यहां पर भी मतदान होता है लेकिन एक एक पॉइंट पर, लेकिन यहां पर पूरे विधेयक पर कि भैया इस विधेयक को पास करना है कि फेल करना है, हाथ उठा दो। तो इसको हम क्या कहते हैं? तृतीय वाचन। तो तृतीय वाचन जब हो गया तो चाहे यही निर्णय हो जाएगा, पास या फेल। तो तृतीय वाचन से जैसे ही ये पास हो गया, कहां से? लोकसभा से। जैसे मान लो आपने लोकसभा में पेश किया था, तो लोकसभा में तीनों वाचन चलेगी, मतलब पेशीकरण, डिटेल्स में चर्चा, नहीं उसके बाद उस पर फाइनल मतदान। इसके बाद ये लोकसभा से अगर ये पास हो गया तो कहां भेज दिया जाएगा? राज्यसभा में। तो राज्यसभा के पास क्या क्या ऑप्शन होता है ये बताओ मुझे। तो राज्यसभा भी यही तीनों वाचन से काम करेगी, समझ रहे हैं? जैसे यहां पर हुआ, राज्यसभा में भी वैसे ही होगा। कैसे? प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन, यहां भी वैसा ही चलेगा। यहां से आके यहां पेश होगा, प्रथम वाचन कंप्लीट, द्वितीय खूब चर्चा होगी, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, समझ रहे हैं? तो ये इसके पास ऑप्शन क्या क्या हो सकता है तीनों करने के बाद? चाहे तो जैसे इसने पास किया था उसको ये पारित कर दे, पास कर दे, कोई लड़ाई ही नहीं है, खत्म, पास हो गया। नहीं, या दूसरा काम क्या कर सकता है, इसमें वो संशोधन करने की बात करे, संशोधन समझते हैं क्या? इसमें थोड़ा चेंजिंग की बात करे कि हमारे हिसाब से और चेंज होना चाहिए। या और राज्यसभा क्या कह सकता है? और राज्यसभा कह सकता है कि अस्वीकार ही कर देगा। अस्वीकार समझते हैं कि नहीं नहीं हम आपके साथ सहमत नहीं है। या चौथा स्थिति ऐसा हो सकता है क्या कि ये कुछ बोले ही ना, नहीं समझे, मतलब 6 माह से ज्यादा समय तक इस पर ये कोई प्रतिक्रिया ही ना दे, समझ रहे हैं? तो अगर इसने पारित कर दिया तब तो इसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा, समझ रहे हैं? और राष्ट्रपति के पास यहां पर 2 पावर है, चाहे तो वो स्वीकार कर लेंगे, नहीं, या फिर वीटो का यूज कर देंगे। और राष्ट्रपति में आप वीटो पढ़े हैं, वीटो में क्या होता है? चाहे तो वो सीधा मना कर देंगे कि हम साइन नहीं करेंगे, या वापस विचार के लिए भेज देंगे। अगर वापस पुनर्विचार के लिए भेज दिया और फिर से वो वैसे ही भेज दिया तो अब राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा। या तीसरा पावर क्या है वीटो में इनके पास? पॉकेट वीटो, मतलब ये भी चाहे तो यस और नो ना बोले, अपने पास उसको रखे रह जाए। तो ये तीनों शक्ति का यूज कर सकते हैं। और अगर स्वीकार कर लिए मतलब साइन कर दिए, साइन कर दिए तो ये विधेयक क्या हो गया? अधिनियम हो गया। तो अगर हूबहू पारित कर देगा तब तो कोई लड़ाई ही नहीं है। लेकिन अगर वो संशोधन की बात करे कि इसमें चेंज करो और लोकसभा कहे नहीं 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 चेंज नहीं होगा, जैसे था वैसे रहेगा, नहीं, या ये अस्वीकार कर दे या कुछ बोले ही ना, तो इस स्थिति को गतिरोध कहा जाता है। गतिरोध समझते हैं? मतलब कि राज्यसभा ने उसमें क्या कर दिया? टांग अड़ा दिया, लोकसभा के द्वारा पास किए गए। या लोकसभा से वो तीनों वाचन करके लोकसभा के पास भेजा गया, राज्यसभा से पास करके कहां भेजा गया? लोकसभा। तो लोकसभा के पास भी यही ऑप्शन होगा, पारित कर दिया तब तो कोई लड़ाई ही नहीं है, और अगर ये 3 काम कर दिया तो गतिरोध की स्थिति है, समझ रहे हैं? तो जब गतिरोध की स्थिति हो जाता है तो इसके लिए आर्टिकल 108 का यूज होता है। पास हो गया तब तो कोई लड़ाई नहीं है ना, लड़ाई कब है? जब गतिरोध होगी। गतिरोध मतलब लड़ाई, डिस्प्यूट, एक दूसरे के निर्णय के साथ सहमत नहीं होना। तो 108 का मतलब होता है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन समझते हैं क्या? संयुक्त अधिवेशन का मतलब है, जरा समझिएगा, जब जब लोकसभा और राज्यसभा में साधारण विधेयक को लेकर के क्या हो जाए? गतिरोध हो जाए। गतिरोध का मतलब कुछ निर्णय ही न दे, या सीधा मना कर दे, या संशोधन का मांग करे और सामने वाला रेडी ना हो, तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? गतिरोध। तो गतिरोध की स्थिति होती है तो राष्ट्रपति जो भारत के हैं वो 108 का यूज करके संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन का मतलब है कि दोनों इकट्ठा आओ, जो अलग अलग लड़ रहे हो ना वो बंद करो, तुम अपना भी सारा मेंबर लेके आओ, तुम अपना भी सारा मेंबर लेके आओ और एक ही साथ बैठो, नहीं, और वहां पर जिस बात में ये लड़ रहे हैं सिर्फ उसी बात पर चर्चा होती है, और चर्चा करा के फिर इकट्ठा सबसे वोट करा लिया जाता है और पास और फेल का निर्णय ले लिया जाता है। इस तरीके से साधारण विधेयक यहां से पास होकर क्या बनता है? अधिनियम बनता है। तो साधारण विधेयक में खास बात समझिए आप रिवीजन के तौर पर, इसकी शुरुआत लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी हो सकती है।
इसमें 3 वाचन होता है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। तीनों वाचन के माध्यम से एक सदन से पास करके दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन भी अगर पास कर दिया तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। अगर राष्ट्रपति जो है साइन कर दिया तब तो अधिनियम बन गया, या फिर वो वीटो का भी यूज कर सकते हैं। तीसरी बात आपको समझना है, अगर गतिरोध की स्थिति दोनों में हो जाए, दोनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध की स्थिति हो जाए, मतलब एक दूसरे से वो एग्री ना करें, तो राष्ट्रपति फिर क्या करते हैं, आर्टिकल 108 का यूज करके संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से उसका निर्णय ले लेते हैं कि ये पास होगा या फेल होगा। ये साधारण विधेयक का फॉर्मेट है। क्या आप समझ पा रहे हैं बात? अब जरा सा देखिएगा, आगे आइए। तो साधारण विधेयक में बताओ संयुक्त अधिवेशन होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। समझ रहे हैं? अब वित्त विधेयक में पहले हम लोग समझ ले किसको, धन विधेयक को। समझ रहे हैं? अगला विधेयक कौन सा था? धन विधेयक। धन विधेयक को समझिएगा ध्यान से। धन विधेयक, पहली बात आपको मैं ये बता दूं कि धन विधेयक जो होता है वो सरकारी विधेयक होता है। इसका मतलब क्या समझे? सरकारी विधेयक है, इसका मतलब आप लोग क्या समझे? इसको पेश जो है वो कौन करेगा हैं? इसको पेश मंत्री करेंगे, मंत्री परिषद पेश कर रहा है। जब भी कोई बिल को मंत्री पेश करता है तो वो क्या कहलाता है? सरकारी। तो धन विधेयक कभी सांसद पेश नहीं कर सकता, क्योंकि ये सरकारी विधेयक होता है। पहला पॉइंट। धन विधेयक कहते किसको है? तो वैसा कोई भी विधेयक जिसका संबंध आर्टिकल 110 में लिखे विषयों से हो। आर्टिकल 110 में 7 विषय दिया गया है। अगर उस 7 विषय से अगर संबंध हो किसका? विधेयक का, तो वो धन विधेयक है। जैसे टैक्स को बढ़ाना, टैक्स को घटाना, टैक्स को हटाना, टैक्स को कम करना, है ना? समझ रहे हैं? या विदेश से जो हमने ऋण लिया है उसको चुकाना, नहीं, मतलब कहने का मतलब पैसों से संबंध। जो 7 सब्जेक्ट जो है वो आर्टिकल 110 में लिया गया है। अगर इस सब्जेक्ट से अगर कोई विधेयक बनाना हो तो वो विधेयक क्या है? धन विधेयक है। पहला पॉइंट, ठीक है? धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन कौन लेता है? तो इसका डिसीजन लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। समझ रहे हैं? यानी लोकसभा का अध्यक्ष अगर कह दिए कि यह विधेयक क्या है? धन विधेयक है, तो वो धन विधेयक है। उस बात को लेकर के आप किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं कर सकते, न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते। मतलब इनका निर्णय क्या होता है? अंतिम होता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका डिसीजन लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। समझ रहे हैं? लोकसभा के अध्यक्ष अगर धन विधेयक का निर्णय ले लिए तो यहां से 2 पॉइंट फिर से निकल के आता है। उन्होंने कह दिया कि यह विधेयक धन विधेयक है। समझ रहे हैं? और वो कैसे कहते हैं? देखते हैं कि 110 के जो विषय लिखे हैं उसी से इसका संबंध है या नहीं। अगर उनको दिख गया कि उसी से संबंध है तो उसको क्या कर देते हैं? धन विधेयक। नहीं, एक पृष्ठ पर उसको लिख करके उसको साथ में पेस्ट कर देते हैं, कहते हैं यह धन विधेयक है। अगर धन विधेयक उन्होंने लिख दिया तो आपको 2 काम करना पड़ेगा पेश करने के लिए, अगर आप मंत्री हैं तो, क्योंकि सरकारी विधेयक मंत्री ही पेश करेगा, धन विधेयक सरकारी है। तो अगर आपको पेश करना है तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा क्या? कि राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेना पड़ेगा। राष्ट्रपति से क्या लेना पड़ता है? पूर्वानुमति। इसका मतलब जानते हो क्या है? कि राष्ट्रपति जब तक परमिशन नहीं देंगे तब तक आप पेश ही नहीं करेंगे। तो धन विधेयक में सबसे पहले राष्ट्रपति के पूर्वानुमति होती है। समझ रहे हैं? वो परमिशन दे देंगे तभी पेश करोगे। और दूसरी बात, धन विधेयक सीधा शुरुआत कहां से होता है? लोकसभा से। धन विधेयक को आप राज्यसभा से शुरुआत कर ही नहीं सकते। 2 पॉइंट को याद रखिएगा, 3 पॉइंट को, 4 पॉइंट को। धन विधेयक एक सरकारी विधेयक है। धन विधेयक को पेश मंत्री ही करेगा। धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेते हैं और वो अंतिम निर्णय होता है। अगर ये धन विधेयक का निर्णय हो गया तो इसका पेशीकरण कहाँ से होता है? लोकसभा से। समझ रहे हैं? पूर्वानुमति के बाद। राज्यसभा से इसकी शुरुआत नहीं होती। समझ गए? अब फिर आइए देखिए इसमें क्या प्रोसीजर होता है। देखिए, आप जानते हैं कि अगर कोई भी विधेयक धन विधेयक है तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, यही है ना तीनों, संसद, इसकी शुरुआत हमेशा यहीं से होगी। समझ गए? यहां से अगर शुरुआत इसकी हुई, समझ रहे हैं, और यहां से वोटिंग कराने के बाद अगर ये पास हो गया, कहां से? लोकसभा से पास हो गया तो फिर इसको कहां भेजा जाता है? राज्यसभा। ये राज्यसभा में आएगा। तो राज्यसभा क्या कर सकती है? सीधा जैसे इसने भेजा है उसको ये पास कर देगी। पास कर देगी तो कोई बात ही नहीं है। या ये संशोधन का भी मांग कर सकती है कि इसमें हम थोड़ा चेंज चाहते हैं। लोकसभा चाहेगी तो संशोधन को एक्सेप्ट कर सकती है और चाहेगी तो रिजेक्ट कर देगी।
धन विधेयक के मामले में, और रिजेक्ट कर देगी ना तो भी राज्यसभा कुछ नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक राज्यसभा उस विधेयक को क्या कर सकती है, रोक सकती है। धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन से ज्यादा नहीं रोक सकती। साधारण विधेयक में राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है, राज्यसभा या लोकसभा कोई भी 6 महीने तक। 6 महीने से ज्यादा जैसी रुक गया तो उसको गतिरोध मान लिया जाता है और संयुक्त अधिवेशन लग जाता है। लेकिन इसमें 14 दिन से ज्यादा ये रोक ही नहीं सकता। अब पूछोगे कि 14 दिन से ज्यादा रोक लिया तो माना जाता है कि ये यहां से भी क्या हो गया, पास हो गया, मान लिया जाता है। इसका मतलब कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा क्या है बताओ, शक्तिहीन है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं, ना वो चेंज करवा सकता है, ना वो गतिरोध पैदा कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा 14 दिन सिर्फ रोक सकता है, समझ रहे हैं। उसके बाद अगर ये यहां से पास हो गया तो कहां आएगा, राष्ट्रपति के पास। अब जरा सा सोचो, राष्ट्रपति जो है वो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं क्या, साइन करने से मना कर सकते हैं क्या, तो नहीं। क्यों, क्योंकि धन विधेयक में राष्ट्रपति के पहले ही पूर्वानुमति हो जाती है। तो उन्होंने जब अनुमति दे ही दिया कि ठीक है पेश करो, तो फिर वो साइन करने से मना नहीं कर सकते। नहीं तो जैसे ही लोकसभा ने राज्यसभा को भेजा, राज्यसभा प्रेसिडेंट को पास करके दे दिया, तो इसका मतलब है कि अब प्रेसिडेंट के पास में 2 ही पावर है। पहला बात तो इनको हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। अगर इन्होंने हस्ताक्षर कर दिया तब तो वो अधिनियम बन गया, समझ रहे हैं। और दूसरा काम ये भी करते हैं कि ये कुछ दिन के लिए इसको रोक लेते हैं, मतलब साइन करने से ये मना नहीं कर सकते, पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजते, लेकिन रोक सकते हैं। और रोकते कब हैं, जैसे मान लो कि कोई आज के डेट में कोई मंत्रिपरिषद है, ठीक है, यहां से विधेयक पास करके भेज दिया और यहां मंत्रिपरिषद का चांस है कि कल ये गिर जाएगी, तो राष्ट्रपति उस स्थिति में साइन न करके बल्कि रोक लेते हैं, देखते हैं, समझ रहे हैं। तो राष्ट्रपति के पास धन विधेयक के मामले में 2 शक्ति है, चाहे तो हस्ताक्षर करने का या उसको रोकने का। रोकने का भी एक विशेष कंडीशन है, जब उनको ऐसा लगे कि सरकार अस्थिर है, अभी इस पर साइन नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं। तो ये स्थिति है किसकी, धन विधेयक की, समझ गए। धन विधेयक क्लियर है। अब जरा समझिएगा वित्त विधेयक का दूसरा हिस्सा, और वो है वित्त विधेयक प्रकार 1। समझे क्या, वित्त क्या, विधेयक क्या, पहला साधारण, दूसरा धन, तीसरा वित्त विधेयक प्रकार क्या 1। इसको भी जरा समझिएगा ध्यान से। देखो आर्टिकल 100, इसकी जो चर्चा आई है वो आर्टिकल 117 का 1 में, ठीक है। तो 117 का 1 जब भी पढ़ोगे तो वहां पर चर्चा किसकी है, वित्त विधेयक प्रकार 1 का। इसमें सिर्फ ये लिखा गया है कि इसका भी संबंध किससे है बताओ, इसका भी संबंध किससे है, पैसों से। मतलब सरकार के पास आय कितना हुआ और सरकार ने व्यय कितना किया, यानी सरकार कमाया कितना और खर्च कितना किया, तो ये भी तो पैसा ही है, समझ रहे हैं। तो जानते हो कि पैसे से जिसका संबंध रहता है वो क्या हो जाता है, धन विधेयक। लेकिन धन विधेयक किसको कहेंगे, आर्टिकल 110 में जो 7 सब्जेक्ट लिखे हैं उससे जुड़ा हुआ है तब। लेकिन अगर उन 7 विषय से संबंध ना हो, समझ रहे हैं, कोई दूसरे विषय से संबंध हो लेकिन पैसे का बात हो, तो क्या हो जाएगा, वित्त विधेयक प्रकार 1। तो वित्त विधेयक प्रकार 1 का डिफिनेशन पूछा तो क्या कहेंगे, 110 के अंदर में लिखित विषय से अतिरिक्त कुछ अलग विषय हो, परंतु वह भारत सरकार के आय और व्यय के मामले का एक्सप्लेन करता हो, तो वह वित्त विधेयक प्रकार 1 है। वित्त विधेयक प्रकार 1 को धन विधेयक जैसा कहा जाता है, और इसका 2 कारण है क्यों कहा जाता है। पहला ए नंबर यह है कि इसमें भी राष्ट्रपति का क्या करना पड़ता है बताओ, पूर्वानुमति। यानी अगर आप इसको भी पेश करेंगे तो राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेना पड़ता है, जैसे धन विधेयक में लेते थे। दूसरा पॉइंट, धन विधेयक में और क्या होता था कि उसकी शुरुआत कहां से होती थी, लोकसभा से। तो वित्त विधेयक प्रकार 1 की भी शुरुआत कहां से होती है, लोकसभा से ही होती है, समझ रहे हैं। इसकी शुरुआत राज्यसभा से नहीं होती। यही मात्र 2 प्रॉपर्टी है जिसके कारण इसको कह दिया जाता है कि यह भी क्या है, धन विधेयक जैसा ही है, समझ रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा आइएगा, देखिएगा, राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस क्या, प्रेसिडेंट, ऐसे तो नियम बनता है। इसकी शुरुआत हमेशा कहां से होगी, लोकसभा से। धन विधेयक के मामले में क्या पावर था राज्यसभा के पास कि ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, 14 नहीं रोक सकते। लेकिन वित्त विधेयक प्रकार 1 में ऐसा नहीं है। वित्त विधेयक प्रकार 1 में राज्यसभा चाहेगी तो सारा का सारा शक्ति, जैसे साधारण विधेयक में राज्यसभा के पास था, वो सारा शक्ति इसके पास है। मतलब संशोधन का मांग भी कर सकता है, गतिरोध पैदा कर सकता है, कुछ निर्णय नहीं भी दे सकता है, समझ रहे हैं। मात्र ये 2 पॉइंट मैच करता है, बाकी पॉइंट मैच नहीं करता।
समझ रहे हैं? तो राज्यसभा के पास वही शक्ति प्राप्त है जो साधारण विधेयक के मामले में प्राप्त था। मतलब यहां भी गतिरोध पैदा हो सकता है, और गतिरोध पैदा होगा तो ऑब्वियसली इसको सोल्व करने के लिए क्या किया जाएगा बताओ? संयुक्त अधिवेशन। धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन होगा क्या? नहीं, क्योंकि राज्यसभा के पास वहां पर शक्ति ही नहीं है। संयुक्त अधिवेशन धन विधेयक में नहीं होता। लेकिन इसमें क्या होता है बताओ? संयुक्त अधिवेशन होता है, और संयुक्त अधिवेशन करा के और फिर उसका निर्णय कर लिया जाता है। समझ गए? नहीं, 108 का यूज यहां भी होता है। समझ रहे हैं? तो लोकसभा से पेश होकर के राज्यसभा जाएगा। अगर राज्यसभा ने पास कर दिया तो ठीक, और नहीं पास किया तो फिर क्या? इसको हम क्या कह देंगे बताओ? इसको हम कह देंगे कि ये विधेयक क्या है? ये विधेयक कौन सी विधेयक है? हाँ, संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से इसको हम निर्णय ले लेंगे, और प्रेसिडेंट इस पर क्या कर देंगे? अगर साइन कर दिए तो ठीक, और साइन नहीं कर दिया तो क्या हो गया? वीटो का भी यूज कर सकते हैं। तो वित्त विधेयक प्रकार 1 में वीटो का भी यूज हो सकता है। इतना क्लियर है? अब अगला पॉइंट पर आओ, तो अगला है आपका विधेयक, वो है वित्त विधेयक प्रकार 2। तो वित्त विधेयक प्रकार 2 को समझिएगा ध्यान से, ठीक है? वित्त विधेयक प्रकार 2 क्या है सो देखना, ठीक है? इसको ध्यान से देखना। वित्त विधेयक प्रकार 2 जो है, ये भी एक धन विधेयक जैसा ही है, लेकिन इसका संबंध सिर्फ और सिर्फ कहां से होता है? तो इसका संबंध होता है संचित निधि पर भारित खर्च से। भारित खर्च, अगर कोई भी ऐसा खर्च जो भारित कहां होता हो? संसद के संचित निधि पर भारित होता हो। समझ रहे हैं? अगर उसका संबंध, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी कहां से मिलती है? संचित निधि से। अगर उनकी सैलरी बढ़ानी हो, नहीं तो किसका संबंध हो जाएगा? वित्त विधेयक प्रकार 2 से। तो संचित निधि पर भारित विषय से अगर कोई चीज हो तो वित्त विधेयक प्रकार 2 होगा। और इसमें क्या है कि जरा सा देखना, ये धन विधेयक जैसा बिल्कुल नहीं है, ये साधारण विधेयक जैसा है। इसका मतलब क्या है कि इसकी शुरुआत लोकसभा से भी हो सकती है, इसकी शुरुआत राज्यसभा से भी हो सकती है, नहीं, इसकी शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। अगर लोकसभा से शुरू हुआ तो राज्यसभा के पास भेजा जाएगा, अगर राज्यसभा से शुरू हुआ तो यहां से पास होकर के लोकसभा के पास भेजा जाएगा, और उसके बाद प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। तो प्रेसिडेंट के पास सारा उपलब्ध है कि ये स्वीकार भी कर सकते हैं। स्वीकार करना मतलब ये साइन भी कर सकते हैं, या हस्ताक्षर करने से ये वीटो का भी यूज कर सकते हैं, मना भी कर सकते हैं। समझ रहे? अगर साइन कर दिए तो क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा पेच है, पेश करने से पहले राष्ट्रपति से पूर्वानुमति नहीं लेना पड़ता, लेकिन जिस समय मतदान करना होता है ना, पास या फेल, उस समय राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ता है। तो यहां पर भी राष्ट्रपति की अनुमति की बात है, लेकिन पूर्वानुमति की बात नहीं है। पूर्वानुमति का मतलब क्या हुआ? पेश करने से पहले अनुमति लेना, और अनुमति का मतलब क्या? पास करने से पहले अनुमति लेना। समझ रहे हैं? ये वित्त विधेयक क्या है? प्रकार 2 है, जो लगभग साधारण विधेयक जैसा ही है। इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें भी लोकसभा राज्यसभा में अगर गतिरोध पैदा हो जाएगा तो यहां पर भी संयुक्त अधिवेशन किया जाएगा और करके उसका निर्णय ले लिया जाएगा। समझ रहे हैं? और आखिरी क्या है अपना? वो है संविधान संशोधन विधेयक। समझ रहे हैं? क्या चीज है? संविधान, हाँ, संविधान संशोधन क्या विधेयक, ठीक है? संविधान संशोधन विधेयक का मतलब है कि जिसका संबंध आर्टिकल कितने से हो? आर्टिकल 368 से हो, ठीक है? अगर उसका संबंध आर्टिकल 368 से है तब वो संविधान संशोधन विधेयक माना जाएगा। अगर 368 के प्रक्रिया के माध्यम से नहीं किया गया तो उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। जैसे कुछ आर्टिकल है, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, नहीं, आर्टिकल 169 और आर्टिकल 239, ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें संशोधन किया जाता है, तो 368 के माध्यम से संशोधन नहीं किया जाता है। समझ रहे हैं? तो इसको संविधान संशोधन माना भी नहीं जाता। यानी आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 में अगर चेंज करना हो तो उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता। कारण क्योंकि वहां पर 368 का प्रक्रिया का प्रयोग नहीं होता है। 368 का प्रक्रिया क्या है ये समझ लो तो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए, 368 का जो प्रक्रिया है उसको 2 तरीके से यूज किया जाता है। आर्टिकल 368 का 1 और आर्टिकल 368 का क्या 2, ठीक है? आर्टिकल 368 का 1 और 2 में अंतर यह है कि इसका संबंध, अगर कोई भी ऐसा विषय हो जिसमें आप क्या करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं। चेंज मतलब समझ रहे, जो कानून पहले से चलते आ रहा है उसी में हम क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, संशोधन। लेकिन जो पहले से कानून चलता आ रहा था उसका मान लो संबंध किससे है, संघ से है। संघ समझते हैं? संघ कहने का मतलब केंद्र और राज्य के बीच संबंधों पर, मतलब कुछ ऐसा विषय है जिसको थोड़ा सा भी हिला दोगे तो उसका फर्क किस पर पड़ेगा, केंद्र और राज्य के रिलेशन पर पड़ेगा।
समझ रहे हैं। और कुछ ऐसे विषय हैं जिसका संबंध संघ के आधार पर नहीं है, यानी संघात्मक ढांचा से लेना देना और संघात्मक ढांचा से नहीं लेना देना, मतलब केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से लेना देना और केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से नहीं लेना देना। अगर नहीं लेना देना अगर विषय है तो उसमें 368 का 1 में प्रक्रिया बताया गया है कि इसमें संविधान संशोधन करने के लिए नहीं, लोकसभा और राज्यसभा में जो उपस्थित सदस्य होंगे उसका 2/3 उसमें सहमत होना चाहिए। जैसे एक मोटा तौर पर हम ले लें, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि टोटल सदस्य कितने हैं, 180 हैं, तो 180 का 2/3 कितना होगा, काट के देखो, 60, 60 दूनी कितना, 120। अगर 120 मेंबर अगर हाँ कह दिए तो पास हो जाएगा, नहीं तो 2/3, आधा से ज्यादा से काम नहीं चलेगा। अगर संघात्मक ढांचा से अगर इसका संबंध नहीं है तो लोकसभा से भी कितना से पास होना चाहिए, 2/3 से, प्लस राज्यसभा से भी कितना से पास होना चाहिए, 2/3 से, और उसके बाद प्रेसिडेंट अगर साइन करेंगे तब वो संशोधन हो जाएगा। तो इसको ये 2/3 से वोट कब कराते हैं, जब उसका संबंध संघात्मक ढांचा से नहीं होता है। और अगर उसका संबंध संघात्मक ढांचा से हो गया तब इसमें क्या किया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 से तो पास कराना ही पड़ता है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ 28 राज्य हैं भारत में, तो कम से कम उसका आधा मतलब 14 राज्य, 14 राज्य के जो विधान मंडल है ना, वहां से भी पास कराना पड़ेगा, तब जाके संशोधन माना जाएगा। समझ रहे हैं। तो जब संघात्मक ढांचे से संबंध होगा तो 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का भी सहमति होना चाहिए, तब चेंज होगा। और संघात्मक ढांचा से अगर संबंध नहीं है तो सिर्फ लोकसभा राज्यसभा से 2/3 से पास करा के उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया कुछ ऐसे होता है। दूसरी बात यह है कि संविधान संशोधन में लोकसभा से भी पास होना चाहिए और राज्यसभा से भी पास होना चाहिए। अगर इन दोनों में गतिरोध हो जाता है तो यहां संयुक्त अधिवेशन नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि अलग अलग यहां से पास होना जरूरी है। इसमें संविधान संशोधन में संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। इस पॉइंट को भी समझ के रखिएगा, समझ गए। अगला पॉइंट को जरा सा आप समझेंगे ध्यान से तो आपको एक चीज समझ में आएगा, और वो ये है कि जब जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसमें अध्यक्षता कौन करते हैं, समझ रहे हैं, अध्यक्षता कौन करते हैं, और संयुक्त अधिवेशन कराया क्यों जाता है। संयुक्त अधिवेशन इसलिए कराया जाता है ताकि जो गतिरोध है उसको खत्म कर दिया जाए और यस और नो का फैसला कर दिया जाए। हम कितना दिन तक अटके रहे, लोकसभा के साथ राज्यसभा एग्री नहीं हो रहा या राज्यसभा के साथ लोकसभा एग्री नहीं हो रहा, तो हम क्या करें, उसको सोल्व करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किया जाता है। लेकिन संयुक्त अधिवेशन का निर्णय कौन लेते हैं बताओ, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उस संयुक्त अधिवेशन का डेट फिक्स कर देते हैं कि इस दिन लोकसभा राज्यसभा की क्या होगी, संयुक्त अधिवेशन होगी। लेकिन उसका जो अध्यक्षता करते हैं वो अध्यक्षता कौन करते हैं बताओ, अध्यक्षता कौन करते हैं इसका। तो जब संयुक्त अधिवेशन बुलाते तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन इसका अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के क्या अध्यक्ष। तो इसका अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगर ये उस दिन एब्सेंट रहे तो लोकसभा का ही उपाध्यक्ष करते हैं। अगर ये भी एब्सेंट रहे तो फिर राज्यसभा का सभापति नहीं करते हैं बल्कि राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। बोलोगे सभापति क्यों नहीं करते, क्योंकि सभापति राज्यसभा के कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा का मेंबर नहीं होते, इसलिए उनको यह मौका नहीं दिया गया। अगर ये तीनों के तीनों एब्सेंट हो तो फिर आपस में से ही वो किसी को चुन करके अध्यक्षता करने का मौका क्या करते हैं, दे देते हैं। समझ रहे हैं। यही था हमारा क्या, ये जो विधेयक बनाने की प्रक्रिया है उस पर चर्चा।